आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, अनावश्यक था वाकई, मगर धन्यवाद आपका। जितने महानुभाव यहाँ पे इकट्ठे हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। और ये कि बहुत ही प्रसन्नता है मुझे कि मैं आज जुड़ा हूँ इस दिन, जबकि स्वदेशी जागरण मंच का शुरुआत हुई थी, जबकि उसका उद्घाटन हुआ और राजऋषि दत्तोपंत ठंगजी जी का जो जन्म दिवस की जो हम लोग शताब्दी मना रहे हैं, उसमें मेरा साथ में जुड़ना मुझे बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आपने ये अवसर दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुंदरम जी का आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने दत्तोपंत ठंगजी के से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मुझे उनके बारे में बताया, विस्तार पूर्वक बताया। मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि मुझे पहले इतनी बहुमुखी प्रतिभा के बारे में बहुत कम ज्ञान था। फिर मैंने क्योंकि सुंदरम जी ने मुझे इसमें आगे बढ़ाया, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा और मैं सच कह रहा हूं कि मैं उन जैसा राष्ट्रीय हित में निष्ठावान व्यक्ति और जमीन से जुड़े हुए और सच्चाई से निकले हुए पे का उसका अनुसंधान करके उसमें जुड़कर उससे आगे बढ़कर नीति निर्माण का जो काम दत्तोपंत ठंगजी ने किया, हमें उसका अनुसरण सच्चे रूप में करना चाहिए। अगर आज हम करें तो मेरे ख्याल में हम बहुत सारी जो अपनी मान्यताएं हैं, बहुत सारी जो हमारे काम करने के तरीके हैं, हमारी बहुत कुछ अपना जो एक तरह से जो चीज मैंने उन्हें नोटिस करी उसमें कि उन्हें कभी भी और नई चीज सीखने से कभी उनको इतना भी इतराज नहीं था। उन्होंने तो बल्कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और मूवमेंट्स, इंटक वगैरह सब ज्वाइन किया सीखने के लिए कार्यशैली दूसरों की। हमें ये जो उनकी एक बड़ी भारी खूबी है कि आजीवन सीखते रहने की और आजीवन जमीन से जुड़े रहने की, और उससे जो अहंकार रहित काम करने का तरीका है, अगर हम उससे उससे अगर हम सीखें, उससे अगर हम प्रोत्साहन लें तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि आज अगर वो ये होते तो इस स्थिति में जिसमें आज हमारा देश है और जो हमारे सामने सम्मुख चैलेंजेस हैं, बड़े नए किस्म के चैलेंजेस हैं, बहुत एक तरह से विषम चैलेंजेस हैं, उसमें वो क्या करते, कैसे सोचते, इस बारे में हम लोगों को अगर, और वो उनका, तो उसमें एक विचार मेरे ध्यान में हमेशा आता है कि वो शायद इस बात का जरूर उसको फोकस करते कि बिजनेस एज यूजुअल हम लोगों के सामने अब एक विकल्प नहीं है, कि जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी और जैसे होता आया है वैसे ही होता आएगा। ये शायद प्रदीप कुमार जी ने भी कहा, बड़े अच्छे दो लफ्ज उन्होंने कहे थे, दो पंक्तियां, कि जो ऐसे होता आया है वैसे ही होता रहेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो मैं आपके सामने जो कुछ दो चार बातें रखूंगा वो इसी संदर्भ में रखूंगा कि पिछले 70 साल से जो हमारी जो विकास हुआ है, जो विकास की शक्ल है, जो विकास की गति रही है, और खासतौर से इस कोविड को लेकर जो एक नई चैलेंजेस आई हैं, और देश भर, दुनिया भर में जो नई टेक्नोलॉजी से चैलेंजेस उभरे हैं, और जो हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, हमारे पर्यावरण को लेकर जो नए चैलेंजेस उभरे हैं, उसने हमारे देश के विकास की स्थिति को, हमारे देश की विकास की पद्धति को बिल्कुल एक नए रूप से सोचने के लिए हमें बाध्य किया है और करना पड़ेगा। और यही मैं समझता हूं कि हमें आज करने की आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये देखिए हमें मानना पड़ेगा, और इसमें मुझे लगता है किसी को भी किसी प्रकार की क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए कि 1990 में हमारा और चीन का पर कैपिटा इनकम, व्यक्तिगत आय एक बराबर थी। आज उनकी व्यक्तिगत आय हमसे 5 गुना है कम से कम। हम लोग की जो 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 विश्व में जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है, हम दोनों उसके 9% थे 1984-85 में।
हम भी बढ़ के 9% से 18% हुए, दुगनी हमने प्रगति करी है, इसमें बात शक नहीं है। मगर आज चीन 87% है। चीन का उदाहरण मैं बार-बार इसलिए दे रहा हूँ कि वो हमारा एक उत्तर का पड़ोसी है और एक ऐसा देश है जो कि जिससे कि हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, जो कि अगर हमसे हमारी उससे दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हमारे लिए खतरा ही रहेगा, क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भी हमारी जगह को जो है वो संकुचित कर देगा। मगर मेरा मुद्दा ज़्यादा ये कहने का है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इस गैप को कम करें, कैसे हम इस गैप को कम करें और कैसे हम इस तेजी से बढ़ें आगे इस पोस्ट कोविड ज़माने में, कि हम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं, जो पंक्ति में आखिरी हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा अंत्योदय का कार्यक्रम है, वो सब विकास के बिना, वो आर्थिक गति के बिना नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जितनी भी कोशिश करें, अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज पे चलते रहे तो हम उसमें कभी भी सक्षम और सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो मेरी आज जो मुझे आज शुरुआत इस बात से करना है कि हम लोग आज बहुत विषम स्थिति में हैं। कोविड ने हमारे सामने बहुत बड़ी एक अग्नि परीक्षा सामने रखी है। इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा मेरे ख्याल में हमारे देश को बहुत कम, मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा झेलने का कभी का मौका आया था। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात आज तय है कि इस साल 2019-2020-21 में हमारा जीडीपी कम से कम 9-10-8% कम होगा। मतलब ये कि मार्च 2021 में हमारा जीडीपी जो 19-20 में 200 लाख करोड़ था, वो घटकर 180 लाख करोड़ हो जाएगा। 180, 182, 184 लाख करोड़ हो जाएगा। और अगर हम फिर 2021-22 में 10% की रफ्तार से बढ़े, अगर हमारी अर्थव्यवस्था 10% की रफ्तार से भी बढ़ी, तो 2022 के मार्च में हमारा जीडीपी बढ़कर 196 लाख करोड़ होगा। मतलब उसका स्तर वो नहीं होगा जो हमारा मार्च 2020 में था। 2021 और 22 2 साल हमारे एक तरह से हम लोग खो चुके होंगे अपनी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। और ये जाहिर है कि अगर अर्थव्यवस्था में उतना स्तर नहीं होगा तो रोजगार भी हमारा उतना नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए हमें आज इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि कैसे 2022 मार्च के बाद जो आने वाला दशक है उसमें हम 10% और उससे ज्यादा की ग्रोथ कैसे हासिल कर सकें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रोथ को एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक होना चाहिए, मगर ये इसकी क्या रूपरेखा होगी, उसको हमें इसके बारे में बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से सोचना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम 2022 के मार्च के बाद से 2022, 23, 24, 25 में अगर हम 10% की रफ्तार से और उससे ज्यादा से नहीं बढ़े तो हमारा देश एक आर्थिक विषमता की ओर में उसका जाने का एक बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ा डर है। और इसकी वजह से हमें आज ये जो अगले 18 महीने हैं, जो अभी से लेकर और मार्च 2022 तक की जो बात है, उसमें वो काम करने चाहिए जिससे कि एक नींव पड़े कि हमारे फिर आने वाले सालों में हमारी आर्थिक गति 10% से ज्यादा हो पाए। ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। सबसे ज्यादा 2003 से लेकर 2011 तक भी जो सबसे सुनहरा पीरियड हमारे यहाँ कहलाता है, जो वाजपेयी जी के सुधारों की वजह से शुरू हुआ और फिर चलता रहा, तो उसमें भी हमारी ग्रोथ 8% थी। उसको बढ़ा के 10% करना आसान काम नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है आज कि हम लोग बाकी सारी चीजों को, सारे मुद्दों को थोड़ा पीछे रखकर, थोड़ा बैक बर्नर पे रखकर
अगर सिर्फ इसी चीज को, अपनी इस आर्थिक आवश्यकता को, अपनी इस अर्थव्यवस्था की तेजी से की रफ्तार को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता को प्राथमिकता दें तो बहुत अच्छी बात होगी और बहुत जरूरी है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कई बार देखता हूं कि हम कई और एजेंडा उठाने लगते हैं और वो सब जो है वो विषय जरूरी हैं, आवश्यक हैं, मगर मेरी आप सब से ये प्रार्थना है और आग्रह है मेरा, ये my appeal to you is that today the time is come to focus almost exclusively on raising the rate of growth of our GDP so that India can successfully close the gap between itself and the country which does not want India to succeed, and I refer to China. China does not want India to complete its economic transition successfully. हमें वो करना होगा, हमें इस बात की पूरी तरह से तैयारी करना होगी। इसके कुछ चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली चीज कि हमें ये साफ कहना होगा कि हम प्राइवेट एंटरप्राइज के समर्थक हैं। डोमेस्टिक प्राइवेट एंटरप्राइज के हम खुले रूप से समर्थन करते हैं और उसको हम वो सारी हालात पैदा करेंगे जिसमें कि उसको लगे कि हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम उसको साथ दे रहे हैं और हर तरह से, मतलब चाहे वो आंदोलन के रूप में हो, और जो माननीय प्रधानमंत्री जो कई बार कहते हैं कि हमें विकास को एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा और इस विकास को जन आंदोलन बनाने के लिए तो सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि हमें इस बात पे जोर देना पड़ेगा कि हम प्राइवेट एंटरप्राइज को प्रोत्साहन दें। इसके लिए अगर CPER या आपका थिंक टैंक एक बड़ा काम कर सकता है तो वो ये है कि हर क्षेत्र में देखे कि आज प्राइवेट एंटरप्राइज के ऊपर रेगुलेटरी और कंप्लायंस बर्डन कितना है, कितना बड़ा बोझा उसके ऊपर है, जिसको कि वो उसको अपने इंस्पेक्टर्स और अपने जो बाबू हैं, जो उनका जो लाल फीता शाही है, उससे निपटना पड़ता है। कल मैं एक वेबिनार में था जो राजेंद्र गुप्ता जी ने ऑर्गेनाइज किया था इंडस्ट्री और गवर्नमेंट डायलॉग में। एक साहब ने बताया कि 1176 पेज पर साइन करना पड़ता है तब जाके कहीं लोन मिलता है या फिर उसको लाइसेंस मिलता है। तो ये जो मनीष सब्रवाल जो टीम लीज के मालिक हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के और उनकी बात मैंने प्रधानमंत्री के सामने रखी थी। 57,000 कंप्लायंस बर्डन है हमारे देश में। अगर हम केंद्रीय और राज्यों के सरकारों के कंप्लायंस बर्डन बना लें 57,000, और ये सारे के सारे मिलकर एक तरह के रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल बन गए हैं। बहुत बड़ा काम होगा अगर स्वदेशी जागरण, मैं बिल्कुल विनम्रता से कह रहा हूं कि अगर स्वदेशी जागरण मंच की सारी इकाइयां अपने राज्यों में इस कंप्लायंस बर्डन को देखें, इसकी लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, नीति आयोग से मिल जाएगी, और ये प्रयत्न करें कि कैसे उन राज्यों में ये कंप्लायंस बर्डन कम हो जाए। क्योंकि अगर ये कम नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारा जो निजी उद्योग है वो बाबूशाही के दबाव में कमर तोड़ देगा, कमर तोड़ता रहता है, उसको आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। छोटा छोटा रहना ही पसंद करता है, आगे बड़ा होना नहीं पसंद करता है। मैं खुद अगले हफ्ते पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ एक बैठक कर रहा हूं जिसमें कि मेरा एक ही उद्देश्य है। मैंने सब राज्यों के कंप्लायंस बर्डन इकट्ठे किए हैं और उनसे मेरा आग्रह होगा कि वो इसको कैसे कम करें। तो पहली तो बात ये है। दूसरी चीज ये है कि कैसे हम लोग जो हैं वो ये हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है ये अभी भी निजी उद्योग को उसका की सराहना नहीं करती, उसके लिए उसके साथ में काम करने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि आज भी हमारा जो प्राइवेट डेट है, निजी ऋण, उसका जीडीपी से हमारा जो उसका प्रोपोर्शन है वो सिर्फ 53% है। 53% है, जबकि वियतनाम में ये 116% है, कोरिया में 270% है और चीन में मेरे ख्याल में बढ़ के अब 280% हो गया है। वो इसलिए क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में हमारा जो निजी उद्योग है उसको अभी शक की निगाह से देखा जाता है। केवल 27 करोड़ लोन अकाउंट्स हैं हमारे यहाँ, सिर्फ 45 लाख मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस को बैंकों से लोन मिलता है, जबकि उनकी संख्या
कोई 6.5 करोड़ है। हर बार हमेशा हर जगह मध्यम, छोटे और मध्यम वर्ग के जो हमारी इकाइयां हैं उनको प्राइवेट सेक्टर से, बाजार से लोन लेना पड़ता है, जो कि उनको 3% महीना, 2% महीना, 4% महीने में मिलता है। उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे देश में इतनी ज्यादा है, और उसमें जो उस कॉस्ट से कहीं ज्यादा बात है एक्सेस की। वो पहुंच ही नहीं पाते उन बैंक लेने के लिए। हम क्या कर सकते हैं कि हम इस हमारे जो एक्सेस टू कैपिटल है, एक्सेस टू रीजनेबली प्राइस कैपिटल, उनको हम आगे उनको मिल सके। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर बहुत गहराई से हमें सोचना पड़ेगा। और क्या, जैसे कि जो रिजर्व बैंक ने अभी जो कदम उठाया है कि एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को बैंकिंग में आने का मौका दिया जाएगा, वो एक इस दशा में एक बड़ा आगे चल के काफी बड़ा कदम होगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आज अभी भी मैं देखता हूं कि सरकार और निजी उद्योगियों के बीच में एक शक का वातावरण रहता है, जिसको हमें बदल के एक विश्वास के वातावरण में बदलना है। जब तक म्यूचुअल ट्रस्ट पे हम लोग काम नहीं करेंगे, और अगर हम लोग ये मान के नहीं करेंगे कि हम सभी लोग राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि वैश्विक स्पर्धा में हम मिलकर ही काम करके आगे बढ़ सकते हैं। और वैश्विक स्पर्धा से भूमि, ये जो भूमंडलीकरण की जो बात होती है, भूमंडलीकरण का विकल्प हमें ठीक से सोच लेना चाहिए। क्योंकि अभी तक कम से कम ये बात जाहिर है कि जो देश भी 10%, 8% की तेजी से बढ़े हैं, उन्होंने वैश्विक बाजारों में हिस्सा लेकर ही अपनी गति को प्राप्त किया है। कैसे हम उसको करेंगे, किस प्रकार से, आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? प्रधानमंत्री ने तो साफ कहा है कि आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, और देश हमारा जो है वो वैश्विक बाजारों में, वैश्विक मार्केट में जुड़ा रहेगा। मगर उसके जुड़ने के लिए हमें निजी उद्योग और सरकार के बीच में एक विश्वास के बेसिस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आखिरी चीज मैं बस कहना चाहता हूं, वो ये है कि आज की स्थिति में निजी निवेश का बढ़ना आसान नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि कई सारी जो स्थितियां हैं, वो कई सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, एक्सेस कैपेसिटी है, अनसर्टेनिटी है, डिमांड वीकनेस है, उस सब की वजह से निजी निवेश बहुत जल्दी से, आसानी से नहीं बढ़ेगा। आप चाहें जैसे कहीं भी क्षेत्र में देख लें, रियल एस्टेट में भी मकान खाली पड़े हैं वगैरह वगैरह, ज्यादा मैं उसको नहीं दूं। इसकी वजह से आज बहुत आवश्यकता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाए। और हमें किसी भी प्रकार की आज पोस्ट कोविड स्थिति में, और ये मैं आप सबसे कह सकता हूं क्योंकि मैंने माननीय प्रधानमंत्री को भी अपना सुझाव दिया है कि इस समय कोई भी वित्तीय घाटे की ओर नजर उतनी तेज न रखकर, अगर हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, इंप्रूविंग पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे जोर दें, तो उससे निजी निवेश को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और ये जो बात बहुत गहराई की है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकारी निवेश उन क्षेत्रों में होना चाहिए जिससे कि हमारी स्पर्धा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी को आगे आने वाले सालों में बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैंने बात की थी कि हमें वो नींव डालनी है जिससे कि 2022 के बाद हम 10% से आगे बढ़ सकें। तो वो नींव इससे ही पड़ेगी कि हम अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को उन क्षेत्रों में लगाएं जिससे कि निजी उद्योग की, प्राइवेट एंटरप्राइज की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस आगे बढ़े। इसके मैं 2-4 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बड़े सरल हैं मगर बहुत आपको समझ में आएगा कि कितने आवश्यक भी हो सकते हैं। जैसे कि वर्कर्स हाउसिंग की बात है, हमें बाहर देशों में देखा, मैंने, आप चाहे यूरोप में देख लीजिए, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर, जापान में देख लीजिए, चीन में देखिए, कोरिया में देखिए, वर्कर हाउसिंग पब्लिक हाउसिंग होती है। उसका निजी उद्योग को उनका खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर हम आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मिलकर एक बीड़ा उठाएं कि हम
हर जिले में अपने 5,000 वर्कर हाउसिंग बनाएंगे अगले 2 साल में। तो ये काम हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर इसमें निवेश करे, सरकार निवेश करे और इसको प्राइवेट सेक्टर बनाए। इसके बड़े भारी मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वर्कर्स की क्षमता बढ़ेगी, निजी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी तरह से इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है कि जैसे कि हम मान लीजिए आप सब लोग जाते होंगे छोटे जिलों में और तहसील में जो कोर्ट्स हैं उनमें आपके जाने की हिम्मत नहीं होगी। इस जो हालत है, जो अगर आप इसको देखें, इतनी बुरी हालत है वहां पर बैठने की। पेंडेंसी हमें पता है 4.5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी है। अगर हम गुजरात में ये बहुत जबरदस्त ये उदाहरण ये एक्सपेरिमेंट ये काम हुआ, सारे लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट, सेशंस और ताल्लुक कोर्ट्स मॉडर्नाइज कर दिए गए। इसमें भी आप पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है और इससे आपका जो जुडिशियल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। तीसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि जैसे कि हमारे जो काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, इनको अगर हम इम्प्रूव कर लें इस समय और उसको भी हम उसमें भी अब निवेश करें। 2008 का जब विश्व की जो विषमता आई थी उसका इस्तेमाल चीन ने किया था इसी निवेश को बढ़ाकर, और अगले 20 साल में 27,000 किलोमीटर की उसने हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण कर लिया। हम क्या रेलवे में ये कर सकते हैं? हमारे पिछले 60 साल में हमारे रेलवे में कभी कोई ज्यादा निवेश हुआ ही नहीं। उसी तरह से हम लोग चल रहे हैं। हम अगर वो कर लें तो पूरी की पूरी हमारी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो बदल जाएगी। आखिरी चीज मैं इसमें बस ये कहना चाहता था कि आज हमारा कृषि क्षेत्र जो है वो इस हालत में है कि वो अब चल नहीं सकता आगे। हमारा 70 मिलियन टन हमारे जो है वो हमारा जो है वो स्टॉक है राइस और वीट का। साथ में हमारा जो है वो हम शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं टैक्स पेयर का पैसा देकर। एक अजीब सी और वैश्विक तौर पे हम अनकम्पिटिटिव हो गए हैं। और कृषि उत्पादन में हम जिस तरह का उत्पादन कर रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और किसान की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का जो मॉडल हमें OECD और वेस्टर्न और अमेरिका से मिला है वो हमारे लिए किसी भी रूप में जो है वो पर्याप्त नहीं है, किसी भी रूप में वो ठीक नहीं है। इसीलिए नीति आयोग से मैंने एक बड़ी भारी मुहिम कोशिश करी है, 1.5 साल से चला रहा हूँ, 2 साल से, कि कैसे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे हम जो है वो केमिकल फ्री फार्मिंग को हम आगे बढ़ाएं। सुभाष पालेकर जी द्वारा जो बहुत बड़ा एक काम हुआ है जिसको कि मैंने भारतीय कृषि संघ के साथ और बाकी सब लोगों के साथ मिलकर किया है, जो मैंने उसका नाम दिया है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज है, चलती आ रही है। इसको अगर हम आगे बढ़ावा नहीं देंगे, हमें अपने कृषि क्षेत्र को बिल्कुल नए सिरे से सोचने की इस समय आवश्यकता है। हम ये नहीं वो मॉडल कर सकते, लुइस मॉडल, कि कृषि से हटा के हम मैन्युफैक्चरिंग में लोगों को ले जाएं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो अब जॉबलेस ग्रोथ हो गई है। हमें कृषि क्षेत्र को ही एक निर्यात का जगह बनाना पड़ेगी, अपने जो है वो रोजगार की क्षेत्र बनाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से बात इसलिए कर रहा हूं कि इस समय नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। हमारा देश एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि अगर हम आज इसमें एकदम पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरे फोकस के साथ अपनी आर्थिक गति को और अपने रोजगार को हम अगर उसको नहीं आगे बढ़ाएंगे, हम उस पर पूरा फोकस नहीं करेंगे, तो मुझे डर है कम से कम कि हमारे आने वाले सालों में हमें काफी विषमता का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आर्थिक गति अगर कम हो गई और आगे नहीं बढ़ी तेजी से, तो इसका समाज पर, राजनीति पर, सब पर जो है वो एक नेगेटिव, नकारात्मक असर आएगा। तो हम लोगों को नए सिरे से, सकारात्मक तरीके से और बिजनेस एज यूजुअल को छोड़कर सोचने की समय आवश्यकता है। और मुझे आशा है जो मैंने कहा वो आप लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।